नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, अगर हम कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या इनके कंपाउंड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट करते हैं। ये कैटलिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं और उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, वहां कहीं आयरन मिलता है, कहीं निकेल मिलता है, कहीं V2O5 मिलता है। कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा कि सोडियम कैटलिस्ट हो, पोटेशियम कैटलिस्ट हो। ये कैटलिस्ट नहीं होते। स्पेशली डी ब्लॉक वाले एलिमेंट या उनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट होते हैं। तो अब यही आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी इसमें, और कुछ नहीं, कोई एग्जांपल नहीं, यही पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट वाई, ये कैटलिस्ट की तरीके से क्यों काम करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन कम से कम एक पॉइंट जरूर लिखना है। वैसे तो 3 पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, क्यों है ये कैटलिस्ट, तो 3 पॉइंट आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम एक लिखना है। वो क्या है, सुनिए जरा। अगर आपको थोड़ा सा याद आता हो तो हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा था। उस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में एक कंडीशन आई थी कैटलिस्ट का प्रोसेस। वैसे तो कोर्स से बाहर है वो, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी कैटलिस्ट जो होता है उसका काम होता है, मान लीजिए कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पे होती है फ्री वैलेंसी। इसका काम होता है रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करना। रिएक्टेंट इसके सरफेस पर आते हैं, मान लीजिए ए और बी, ये 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट इसके सरफेस पर आएंगे, ये कैटलिस्ट है, और यहां आकर जुड़ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करना, रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करना। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट को सरफेस देते हैं, और जब ये सरफेस देते हैं तो क्या होता है, अब यही ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं इसी सरफेस पर, और फिर प्रोडक्ट बनते ही, जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये सरफेस छोड़कर चले जाते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो यानी कि मेन काम है कैटलिस्ट का सरफेस प्रोवाइड करना। तो उसी बेस पे हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds act as a catalyst because they provide large surface area. इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, एक तो ये ध्यान रखना। तो क्या बताया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट, ये क्यों कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं ये पूछा जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड, ध्यान देना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्ट करके ही लिखा रहा हूं, कम से कम एक पॉइंट जरूरी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यू टू, किस वजह से, हाँ मोहित नमस्ते जी। मैसेज तो भेजते हो, क्लास को चल रही, क्लास चल रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा से जाएगा ना, आज नहीं, वो सर्दी की वजह से जाने की हिम्मत नहीं। हाँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट ड्यू टू, पहला रीजन, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दे प्रोवाइड
प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। एक तो ऐसे लिख सकते हो, अगर पूरा लिखना चाहते हो एरिया, हाँ भाई, दे प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, वे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, उनका सरफेस एरिया जाता है, एक तो ये ध्यान रखना। दे प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब। सरफेस एरिया at which reactant molecules are adsorbed. Yes, reactant molecule. अच्छा, दूसरी कंडीशन, ये क्या होता है, भी मैंने बताया, इनके पास फ्री वैलेंसी होती है, और ये फ्री वैलेंसी कुछ और नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनके पास फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी से क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्री वैलेंसी होने की वजह से ये रिएक्टेंट से आसानी से कंबाइन हो सकती है, या हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री वैलेंसी कुछ और नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो दिखा रखे हैं फ्री वैलेंसी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाँ भाई, ये क्या बताया मैंने भी आपको, ये नोटबुक में लिख लेना भाई, प्रत्येक सिंगल। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फ्री वैलेंसी होती है, जो ऑल टाइप्स एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। एक तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब, जिस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि पूरा ये तीसरा पॉइंट भी है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी, ज्यादा से ये रहेगा, विथ फ्री वैलेंसी। with free valencies on which reactant molecules are adsorbed, जिस पर रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये पॉइंट लिखना सबसे मेन है। इसके अलावा बाकी और क्या लिख सकते हैं, दे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उससे क्या होता है, एब्जॉर्ब एंड रीमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। वो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड unpaired electrons and hence possess the capacity to they have unpaired electrons and hence possess the capacity of capacity to absorb and re-emit wide range of energy, ये ध्यान। क्या बताया भाई, दोबारा से सुन लीजिए। ये ध्यान रखना, they have unpaired electron and hence possess the capacity to absorb and re-emit wide range of energy। all types एनर्जी को ये एब्जॉर्ब और इमिट कर सकता है। अब तीसरी कंडीशन, अगर याद हो आपको थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम क्या पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वो सुनिएगा।
केमिकल काइनेटिक्स 4th चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था। क्या था? अगर हम यहां समझे से, देखिए पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी? सुनिए जरा। हमने पढ़ा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके बनता है। तो जब विदाउट कैटलिस्ट करते हैं तो ऐसे जाती है रिएक्शन। अगर विद कैटलिस्ट करते हैं तो कैटलिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक इसे अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। तो यानी कि अब हम दूसरा पॉइंट इसमें कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में बदलता है, उसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। आप जरा ध्यान से समझिए। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा था। तो दे प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किस कॉन्सेप्ट से है? उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, C.O लिखिए। They have variable oxidation state. They have variable oxidation state. उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद, अब इनके डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद एक मिनट, एंड फॉर्म कंपाउंड विद रिएक्टेंट। वे रिएक्टेंट के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। दीज दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। एक वर्ड और लिख लो भाई, दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। ये ध्यान नहीं दिया मैंने, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विद रिएक्टेंट्स। These intermediates provide a new path of these intermediates provide a new path of lower activation energy, बस ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं। हाँ रचित, गर्ग, पीपलो कभी इसके बाद हो जाएगा भाई, ये खत्म तो होने दो। मैंने कहा
अब जो है 10-15 दिन में लास्ट ही खत्म ही हो जाएगा सारा कोर्स हमारा। लोअर एक्टिवेशन, तो मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट सबसे मेन है। देखिए अगर आप तीनों पॉइंट लिख सकते हो तो बेस्ट है, अगर तीनों नहीं लिखते तो कम से कम एक पॉइंट जरूर लिख के आना है, और वो ये है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसी ऑन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब। कम से कम एक पॉइंट ये लिखना जरूरी है। अगर तीनों लिख सकते हो, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट बना सकते हैं, ये ध्यान। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 हो चुका भाई। बस ये पूछा जाएगा हमेशा एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज में कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, तो ये हमें पता। नेक्स्ट समझिए भाई, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, ध्यान देना जरा, इस मेटेलिक कैरेक्टर को समझना आएगा नहीं पेपर में, लेकिन पता हो। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं, और इन मेटल्स में क्या होता है अब वो सुनिए। इन मेटल्स में आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं NH2 और N-1D 1 to 10 होता है। इन मेटल में, ये सब मेटल है, और इन मेटल में क्या होता है, NH2 N-1D 1 to 10। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और +2 आयंस बनाते हैं, और इस आयंस में N-1D 1 to 10 होता है, यानी कि S के इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देते हैं, ये S के इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, और क्या बना देते हैं, वो ये कंडीशन। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया ये मेटल क्या करते हैं, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देते हैं, NS इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं मेटल आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड बनाते हैं, और इसके अंदर ये मेटल आयन धसे रहते हैं, ये मेटल आयन धसे रहते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन और भी है जो हमें यहाँ ध्यान देनी है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में यूज करनी है। आपको पता है इनकी वैलेंस सेल थी फॉर NS और N-1D, NS के इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने लॉस कर दिए, अब बचे कौन से, N-1D, तो इनकी D ही वैलेंस बन जाती है, और जब D वैलेंस बन जाती है, आपको पता है D1 से D9 तक क्या होता है, D1 से D9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, D1 से D9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 है तो 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4, फिर 5, 6 में भी अनपेयर्ड, 7 में भी अनपेयर्ड, 8 में भी अनपेयर्ड, 9 में भी अनपेयर्ड। तो D1 से D9 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो एक मेटल का d ऑर्बिटल, ध्यान देना, एक मेटल का d ऑर्बिटल दूसरे मेटल के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग भी करता है। तो इनमें एक एडिशनल कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं DD ओवरलैपिंग, इनमें DD ओवरलैपिंग भी होती है, DD ओवरलैपिंग भी होती है। एक D, दोबारा से सुन लो जरा ध्यान से, इनमें एक एडिशनल कंडीशन है DD ओवरलैपिंग,
ये डी ओवरलैपिंग क्या है, जरा दोबारा से सुनिए। देखो ये मेटल है, मेटल क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल आयन बनाते, कैटायन बनाते हैं। लेकिन कैसे? इनकी वैलेंस शेल में NH2 और N-1 D12 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन तो ये लॉस कर देते हैं, मेटल आयन बना देते हैं। अब ये जो मेटल आयन है N-1 D12 10 होता है इसमें। अब क्योंकि ये जो मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इन इलेक्ट्रॉन ने एक क्लाउड बना दिया। जैसे भी मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इनका एक क्लाउड बन जाता है, इन इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है, और इनके बीच में मेटल आयन एम्बेडेड होते हैं। ये कंडीशन होती है। लेकिन साथ साथ इसमें एक चीज और देखना है। अब क्योंकि इनके एस इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए, अब बचा क्या इनके पास? N-1 D, और इसमें 1 से 9 तक, D1 से D9 तक हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं शेयरिंग से। तो क्या होता है, एक मेटल का d ऑर्बिटल, जैसे मेटल का d ऑर्बिटल है, दूसरे मेटल का d ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और ओवरलैपिंग से एक एडिशनल बॉन्ड बनाते हैं। इसका नाम है dd ओवरलैपिंग। तो इन मेटल में dd ओवरलैपिंग d होता है। जबकि एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, एस ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एस ब्लॉक में क्या होता है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ये एस ब्लॉक वाले हैं। एस ब्लॉक में क्या होता है वो सुनिए। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक की ये कंडीशन होती है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें क्या होता है, NS1 या 2 होते हैं। और इससे पहले नोबल गैस होती है, इससे पहले नोबल गैस होती है कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर देते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल आयन +1 वाला या +2। तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो ये एडिशनल बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इनमें एक एडिशनल बॉन्ड है जिसका नाम है dd ओवरलैपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे यहाँ ये समझाना था मेटेलिक कैरेक्टर में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल आयंस बनाते हैं, और इन मेटल आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इनमें एक एडिशनल बॉन्डिंग भी है जिसका नाम dd ओवरलैपिंग है। एक बार इस पॉइंट की रीडिंग कर लें, क्योंकि मैं अब दूसरी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो इस पे ही डिपेंड करती है। पेज नंबर 2 पर मेटेलिक कैरेक्टर प्रॉपर्टीज नंबर 2, मेटेलिक कैरेक्टर प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखो भाई जरा सभी बच्चे नोट्स में एक बार ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। ये सब चीज ये सुनिए सभी बच्चे क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो मैं बात कर रहा था, एक बार इसकी रीडिंग कर लें, जरा ध्यान से पढ़ना है क्या। एक्सेप्ट फॉर मरकरी विच इज लिक्विड, एक मरकरी को छोड़ दें जो लिक्विड है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, सारे मेटल्स हैं और स्ट्रक्चर भी है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है उसमें, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग हो सकती है। दे एग्जिबिट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, वे मेटल के ऑल कैरेक्टर्स को शो करते हैं। फिर आगे क्या कहा एक्सप्लेनेशन में, ट्रांजिशन, ये याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। हाँ भाई, transition elements have relatively low ionization energy and have 1 or 2 electron in their outermost energy levels
NS, तो इनकी एक S में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक्सेप्शन को मान लें तो उसमें एक होता है, वैसे दो है, एक या दो इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंस सेल में होते हैं। फिर आगे, एज ए रिजल्ट मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म, दे बिहेव एज मेटल्स, वे मेटल के तरीके से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं एक या दो। द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, जो डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा D1 से D9 तक हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D1 से D9 तक हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वे भी DD ओवरलैपिंग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आगे कहा इसमें, दस इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बोथ NS और N-1 D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स stronger is the bonding due to overlapping of unpaired electron between different metal atoms। यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब D5 होगा। जब D5 होगा तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या कंडीशन आएगी, D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या कंडीशन आएगी, बॉन्डिंग के चांस ज्यादा होंगे। फिर इसके बाद है आगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट मेटल एटम्स, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, आपको पता है जैसे आपने सीरीज पढ़ी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनमें क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। फिर आगे का, maximum number of unpaired d electrons and therefore hard metals, whereas zinc, cadmium and mercury are not very hard metal due to absence of unpaired electron। आपको पता है जो लास्ट ग्रुप आता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो तीन होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें D10 होता है और D10 में अनपेयर्ड होते ही नहीं। अगर D10 होगा तो अनपेयर्ड होते नहीं, तो वे कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, क्योंकि उनमें DD ओवरलैपिंग नहीं, ये ध्यान। तो याद रखना, इनमें और S ब्लॉक में एक डिफरेंस है। S ब्लॉक में NS इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर DD ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैपिंग बढ़ा सकते, ये आपको याद रखना। तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, ये पता। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ सृष्टि, NS कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुनो जरा एक मिनट। सृष्टि सिंह, NS पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में है, ये मेटल के बीच में है NS और D ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में दिखाए हैं मैंने, ये अलग से जो लिखे हुए हैं, ये S वाले इलेक्ट्रॉन है और D ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। बोलो, ध्यान देना। चलिए अब मुझे समझाना है इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें हमें कब, कहां, क्या क्या लिखना है वो समझिए। ये तीसरी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा, बॉइलिंग पॉइंट, melting point, comma, boiling points and melting points, comma, boiling points and melting points, comma, boiling points and enthalpy of atomization, of atomization। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है मेटल से एटम बनाना। एटोमाइजेशन किसे कहते हैं समझ लो पहले। एटोमाइजेशन का मतलब क्या है, मेटल सॉलिड है, मेटल एटम बनाना, इसको एटोमाइजेशन कहते हैं।
मेटल सॉलिड से मेटल गैसेस एटम बनाना, इसको एटोमाइजेशन कहते हैं। इसमें एनर्जी चाहिए। अच्छा, बॉइलिंग का मेल्टिंग का मतलब आप सभी जानते हो। मेल्टिंग का मतलब है मेटल सॉलिड से मेटल लिक्विड बनाना है। बॉइलिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड से गैस बनानी है। बॉइलिंग का मीनिंग है मेटल लिक्विड से मेटल गैस बनानी है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना। हाँ, क्या बताया? एटोमाइजेशन, मेटल सॉलिड से मेटल गैस, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल सॉलिड से मेटल लिक्विड, और बॉइलिंग लिक्विड से गैस। ये देख सकते हो ये दोनों प्रोसेस एक साथ है। भाई यहाँ सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस, यहाँ डायरेक्ट सॉलिड से गैस, एक ही बात। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ये नहीं पूछा जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों? यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो कितना लिखना है? देखो पर्टिकुलर पॉइंट समझना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई melting points, boiling points, और enthalpy of atomization ये लिखा हुआ है। बस आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों? Why transition elements have high melting points, boiling points और enthalpy of atomization? क्यों हाई है? तो रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। बस ये लिख के आना, इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। आगे नहीं डिस्कस करना डीडी ओवरलैपिंग है क्या है, ये ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है तो ये आपसे सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पूछी जा रही है, जो मैंने आपको बताई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। हाँ भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है इस वजह से। अब आपसे पूछा जाएगा ये मेटेलिक बॉन्ड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या ऑर्डर है? अप टू मिडिल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं फिर घटते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड घटती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने से, उसके बेस पर। अब एक आप ये भी कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज विद इंक्रीज इन strength of metallic bond। हाँ, strength of metallic bond increase, strength of metallic bond increase with increase in strength of metallic bond increase with increase in number of unpaired electrons, ध्यान रखना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे याद रखना उसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर पूछा जाए। फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्यों? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, यहां भी आ जाता है मरकरी लिक्विड क्यों है? मरकरी जो कि लिक्विड है, लिक्विड हैव लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एंथैल्पी। पूरा लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
ऊपर लिख दो भाई। अब क्या लिखा? जिंक, कैडमियम, मरकरी जो लिक्विड है, लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन ऐसा क्यों? जिंक, कैडमियम, मरकरी है लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों होती है एटोमाइजेशन? एटोमाइजेशन किस वजह से? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ वीक मेटेलिक बॉन्ड, इनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड है because they do not have because they do not have unpaired electron, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये ध्यान रखना। तो ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पहला और लास्ट मेन है भाई। आपसे आएगा मरकरी लिक्विड है क्यों, तो लिख देना उसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड है। क्यों है वीक मेटेलिक बॉन्ड? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट्स कम क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो क्यों है, तो रीजन लिख देना, उनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, अगर इसका ट्रेंड पूछा जाता है तो ट्रेंड में क्या करना है ये ध्यान दीजिए। ट्रेंड में आपको याद रखना है अप टू मिडिल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। ये अगर पढ़ना चाहे इन ए सीरीज, फर्स्ट या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज, क्या हुआ? इन ए सीरीज comma melting points or boiling points first increase and then decrease। ऐसा क्यों? पहले इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज होते हैं, एंड देन डिक्रीज। फर्स्ट इंक्रीज अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीज, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक क्या होता है? अब पहले यहां तक इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं। ऐसा क्या? पहले इंक्रीज होने का रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर डिक्रीज क्यों हो रहे? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ, फिर डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? पहले इंक्रीज क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले बढ़े क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहे हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर डिक्रीज क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर घटते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ग्रुप 6 के होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किसका है?
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ग्रुप 6 कौन से हैं? क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। और इनमें भी सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है, हाईएस्ट। अब एक प्रॉब्लम आती है, ये जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है ये हैवियर मेंबर में क्यों मोर फ्रीक्वेंट बनती है, यानी कि क्यों जल्दी बनती है? तो मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंट इन ये देखो 3D सीरीज, 4D, 5D। 4D और 5D में मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। इनमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग मोर फ्रीक्वेंटली बनती है। दोबारा सुन लीजिए, 3D पहली सीरीज को 3D कहते हैं, दूसरी को 4D, फिर 5D। तो 4D और 5D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग मोर फ्रीक्वेंटली बनती है। पूछा जाता है क्यों? metal metal bonding are formed more frequently in 4D and 5D series या second and third transition series due to high nuclear charge। इन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, साइज उतना नहीं बढ़ता जितना कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो हमें ये लिखना है। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका है पूरी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि इनमें डी ब्लॉक में टंगस्टन का सबसे हाई है। डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं भाई, इंक्रीज होते हैं। तो ग्रुप 6 का सबसे ज्यादा है और उनमें भी टंगस्टन का सबसे ज्यादा है। ये ध्यान रखना। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं वो लिख लीजिए। मेटल मेटल बॉन्डिंग फॉर्म मोर फ्रीक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल मेटल बॉन्डिंग forms more frequently in 4D and 5D series। 5D series इसे ऐसे भी आ सकता है सेकेंड एंड थर्ड सीरीज। अब क्यों बनती है सेकेंड और थर्ड सीरीज में, 4D और 5D सीरीज में सेकेंड या थर्ड ट्रांस? क्योंकि 3D सीरीज पहली सीरीज है। क्यों बनती है? ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, उनमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ध्यान रखना। इनमें हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इस बेस पर। तो इसमें 3 या 4 प्रॉब्लम मैंने आपको कराई इस पॉइंट में, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में। पहला पूछा जाएगा ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों हैं? तो क्या रीजन बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों है? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक। दूसरा पॉइंट, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मेटेलिक बॉन्ड बढ़ती है। फिर इसके बाद आपको पता है दूसरा पॉइंट पूछा जा सकता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों होते हैं? तो वीक मेटेलिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद आपको मैंने एक कंडीशन समझाई कि ये पूछा जाएगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सीरीज में पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। तो पहले बढ़े क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर घटे क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन घटे। तो किसी भी सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ग्रुप 6 का होता है। पहली सीरीज में क्रोमियम का, दूसरे में मोलिब्डेनम का, तीसरे में टंगस्टन का, और पूरी डी ब्लॉक में टंगस्टन का सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखना। अच्छा, ये पूछा भी जाता है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग मोर फ्रीक्वेंटली इन 4D 5D सीरीज या सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ऐसा क्यों?
तो इनमें हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनमें बहुत ज्यादा होता है, साइज उतना नहीं बढ़ता जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। उस बेस पर वहां मेटल मेटल ओवरलैपिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए अब इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आयनाइजेशन एनर्जी। 3 बच रही है भाई आयनाइजेशन, आपके बैच में 4 बच रही है, एटॉमिक रेडियस भी रह रही है। सुबह वाले बैच में 3 बच रही है, कल सुबह वाला बैच अपने टाइम पर होगा 7 to 8, और इस टाइम वाला इस टाइम होगा, ध्यान रखना है। कल सुबह 7 to 8 बैच अपने टाइम पे होगा। कल मोस्टली ये